तो एक ही सवाल हर तरफ से आ रहा था, सर अब अफगानिस्तान से भी हम हार जाएंगे, कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर सर मैंने तो खैर उन्हें तसल्ली दी है कि चेयरमैन साहब ने हमें बताया था कि ये रीबिल्डिंग फेज़ है, इसमें आप लोगों ने घबराना नहीं है, इसमें हार हो सकती नहीं, है। रीबिल्डिंग क्या मतलब? सर वो मतलब एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना टीम को बनाने का सर। नहीं, क्या पुरानी टीम को क्या हुआ था? सर उसमें आपको पता है ना कि कुछ एक बनी बनाई टीम को आप थोड़े मार के आप तोड़ रहे हैं, उसके बाद आप रीबिल्ड कर रहे हैं। या तो होना कि ये हमारी टीम, ये T20 की जो टीम है जी, बिल्कुल इनकी परफॉर्मेंस पिछले 2 साल में कख नहीं रही है। इन्होंने भाई जो आईसीसी का इवेंट खेल रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं, सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आपके लड़के रैंकिंग के अंदर आ रहे हैं, तो रीबिल्डिंग तो होती ना कि आपका एक डिज़ास्टर वर्ल्ड कप गया हो या बड़ा इवेंट गया हो, चलें जी अब चीज़ों को हम दोबारा देखते हैं। बाय द वे जो इन जी लोगों के होते हुए, अगर आपको याद हो पिछला जी वर्ल्ड कप था, उस दौर में तो बनता था आपका रीबिल्ड टीम को करना। बट आई थिंक जस्ट फॉर द सेक ऑफ, आई थिंक कि हेडलाइंस लगवाने के चक्कर में ना, किधर हेडलाइनें लगेंगी, हम नए लड़के खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हेडलाइनें तो लग गई हैं। मुबारक हो आपको, हेडलाइनें तो आपने लगा ली हैं, सर लेकिन मेरा ख्याल है। रीबिल्डिंग किस चीज़ की मुझे अभी तक ये समझ सर नहीं आ मुझे रही। लगता है कि वो लोग रिजल्ट से ज़्यादा ये देख रहे थे कि मॉडर्न क्रिकेट होनी चाहिए, अब वो रिजल्ट पे उनका फोकस कम होगा, शायद वो मॉडर्न क्रिकेट वो ज़रा मतलब स्टार्ट पहले दूसरा ओवर ही छक्के नहीं, चौके। पहले तो क्या हम 1920 की क्रिकेट खेल रहे थे? अगर वो ही क्रिकेट खेल के आप अगर वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया में खेल सकते हैं, यूएई के अंदर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो फिर आई थिंक वही सूट करता है आपको, जो वही स्टाइल था। लेकिन आई थिंक जस्ट फॉर द सेक के होता है ना कि एंट्री दी है जी, हम आए हैं, हम कुछ करने आए हैं, और यार करो, आप अच्छे काम करो, लेकिन जो अच्छे काम चल रहे हैं उनको तो आप ना करो, टीम को जो तबाह ना करें आप। और वो देखिए, मुझे जो सबसे बड़ा था, आपको याद है कि मैं भी हमेशा से उसमें रहा हूँ कि नए लड़कों को मौके मिलने चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस होता है, इसको एक आप प्लान करते हैं चीज़ों को। ये नहीं कि आपने चुप कर कप्तान को निकाल दिया, रिजवान को निकाल दिया जी, शाहीन को भी हम निकाल देते हैं, हारिस को भी निकाल देते हैं, नए लड़कों को डाल देते हैं, ऐसा थोड़ा ही होता है। टीम एक प्रोसेस होता है कि नए लड़के को हमने कब इंडक्ट करना है, कैसे उससे परफॉर्मेंस लेनी है, कैसे उसका हमने फ्यूचर आगे देखना है। ये तो नहीं आपने ठक करके सारे लड़के खिला दिए हैं नए लड़के, तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप जितना मर्जी बोलें जी कि वो रिजल्ट्स मैटर नहीं करते हैं। दूसरा ये भी एक जो स्टेटमेंट में समझ नहीं आई कि आप सीरीज से पहले कह रहे हैं यार ये हार भी जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स कि आप खुद ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप टीम सीरीज से पहले आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये हार भी जाए तो कोई मसला नहीं है। सर एक और एस्पेक्ट भी सर मेरे जहन में आ रहा था कि हम पिछले कुछ साल 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, टीवी प्रोग्राम्स के अंदर ना बाबर आजम को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो ये कहीं वो जो मीडिया का वो एलिमेंट वो जो था वो कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं कर पा रहा, सर मतलब वो जो मीडिया के लोग आएंगे तो मीडिया का ख्याल ही करेंगे ना। सर मतलब क्रिकेटर के दौर में क्रिकेटर खुश थे, मीडिया के दौर में मीडिया खुश है। अगर आप उठा के देख लें, अभी उस तरह की ना आपको कोई ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी नज़र नहीं आएंगे जो पहले उछल उछल के आते थे लोग, अब ज़रा वो बैठे हुए हैं क्योंकि अच्छा सर बड़ा डर लगता है, बड़ा कीमती है बाबर आजम, कहीं ये सारे पसंद नापसंद में ज़ाया ना हो जाए। देखें, कोशिश तो पूरी मुझे लग रहा है ऐसी की जा रही है ना कि चलें ठीक है, मैं कहता हूँ जी कि आप टीम एक नई टीम बनाना चाह रहे हैं, लड़कों को खिलाना चाह रहे हैं, या तो उसमें सबसे जो मेन आपका स्टेक होल्डर होता है वो आपका कैप्टन होता है। कि बाबर के होते हुए आप 2-3 लड़के, जो कि पहले एक सिलसिला चलता आ रहा था कि कोई भी लड़का हम खिलाते थे तो बाबर ऑन बोर्ड होता था हमारे साथ, क्योंकि टीम बाबर ने खिलानी है, वो आपका कैप्टन है। आप उससे ना आप पूछ रहे हैं ना उसकी मर्ज़ी की टीम आप बना रहे हैं, मतलब लड़के मर्ज़ी की टीम मीन्स कि उसको आप कॉन्फिडेंस में तो लेना, आप उसको साइड पे करके आप लड़के, अगर ये लड़के यहाँ पे परफॉर्म कर भी जाते हैं, जब बाबर आएगा तो इनकी केमिस्ट्री वो तो नहीं मिलेगी ना। तो बाबर का होना बहुत ज़रूरी था, और ये आप कह सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ अ फेल्ड मॉडल है कि आप बहुत ज़्यादा नए लड़कों को एकदम से खिला दें। इंडिया को हमने देखा था, उन्होंने ट्राई की थी, उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि उनके वर्ल्ड कप के रिजल्ट्स आप देख लें, तो आपको टीम तो एंड में जाके फिर आपकी जो बेस्ट आपकी जो प्लेयर्स हैं आपने उन्हीं को खिलाना होता है। ठीक है, आप चांस देते हैं, लेकिन एक एक करके, दो दो करके। अब मुझे बताएं कि साइम अयूब है, या आपका अब्दुल्ला है, या अभी खेल रहे हैं हारिस, चले पहले से खेल रहे हैं, या तैयब ताहिर है, कि अराउंड कौन सा ऐसा प्लेयर था टॉप ऑर्डर के अंदर कि जिनके साथ ये ग्रूम होते। मेरा आइडिया तो यही था ना कि लड़कों की हमने ग्रूमिंग करनी है, ये एक दूसरे को ग्रूम करेंगे। जस्ट इमेजिन कि इनके टॉप ऑफ द ऑर्डर बाबर खेल रहा होता इनके साथ एक, या चले बाबर को आपने नहीं खिलाना था पर किसी भी वजह से फ़खर खेल रहा होता, सर तो फिर इनकी ग्रूमिंग बेहतर होती, या चारों को आपने ऐसे खिला दिया? इफ्तिखार और शान मसूद थे, वो नज़र नहीं है, लेकिन मतलब आज चले इफ्तिखार सब तो खेले हैं, लेकिन वो भी समझ नहीं आया ना फिर लेके क्यों गए आप लोग।
कि अगर आपने खिलाना ही नहीं था सीनियर्स को, तो सीनियर्स को आप बेंच पे बैठाने के लिए थोड़ी लेके जाते हैं। उस शान की तो सर अच्छी बातचीत अच्छी है कि इंटरव्यू देना पड़ता है, कुछ इस तरह की ज़रूरियात भी हो सकती हैं, और माशाल्लाह सुना है बड़ा थिंकिंग माइंड है। चल देखिए, आज इफ्तिखार खेला मैच, मतलब आखिरी मैच जो हुआ है उसके अंदर उसकी प्रेजेंस शो हुई है कि उसके जो एक्सपीरियंस था उससे ही मेड द डिफरेंस। और आप इसी तरह आप वसीम जूनियर आपका टीम के अंदर आया, ही मेड द डिफरेंस। शादाब ने बेहतर आपने तो बात तो फिर उधर पुरानों पे ही, साइम प्लेड वेल, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो क्या इस सीरीज से हमारे नए प्लेयर्स को गेन किया है या लूज़ किया है? तो आई थिंक लूज़ ज़्यादा है, क्योंकि आप जब मैच हारेंगे आप तो आप आपके कोई भी चीज़ आपके वो काम नहीं आएगी, इतना मर्जी आप उसको करते रहें। दूसरी एक और जो चीज़ देखें, ये चारों जो प्लेयर्स जिनके आपने नाम लिए, साइम भी आ गया इसमें, हारिस भी आ गया, तो ये लोग जो चारों प्लेयर्स हैं टॉप ऑर्डर में देखा गया खेलते हैं। मेरे हमारा प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर आप कह सकते हैं कि फिनिशिंग उसकी हम ज़्यादातर क्वेश्चन मार्क उसके मुतालिक था। तो हमने तो सारे 4-5 टॉप ऑर्डर के खिलाए हैं, तो क्या ये हमारी इस वीकनेस को कम्प्लीमेंट करेगी या हम उधर ही खड़े हैं आज भी? तो आपको लगता है कि इस पे सोच हुई होगी कि कोई चीज़ अगर इस टीम के अंदर हम देखते हैं कौन सी चीज़ इम्प्रूव होने वाली है, तो उसके ऊपर आप माइक्रोस्कोप लगाते हैं, उसके ऊपर आप कहते हैं यार यहाँ पे हमें कोई नए लड़के चाहिए, यहाँ पे हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। इतनी सोच तो मेरा नहीं ख्याल है किसी ने सोचा होगा इस बारे में। टॉप ऑर्डर में आपके ऑलरेडी मतलब याद हो ना कि बाबर हो गया आपका 40 साल का, रिजवान 38 साल का हो गया जी, ये तो अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। टॉप ऑर्डर तो वैसे ही आपका सॉर्टेड है। उसके बाद शान मसूद आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, टीम के साथ हैं वो, फ़खर आपके पास मौजूद है, तो ये तो कहीं नहीं जा रहे ना। तो आपका फोकस फिर आपने टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की तरफ रखा हुआ है। जो प्रॉब्लम आपका मिडिल ऑर्डर का था दैट रिमेन्स देयर, कि आपको वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो इस तरह की सीरीज़ के अंदर या इस तरह की जब आते हैं, आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप वीक एरियाज देखते हैं कि यार कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पिनर्स का था कि स्पिन एरिया में शायद हम थोड़ा सा इम्प्रूव उसमें कर सकते हैं, उसकी तरफ कोई फोकस नहीं आया, हमें सारे वही पुराने नज़र आए। आप और पुराने प्लेयर आप टीम के अंदर लेके आ गए हैं। तो इसी तरह फास्ट बॉलिंग में अगर आप देखते हैं तो आपका शाहीन अभी कहीं नहीं जा रहा, आपका हारिस अभी कहीं नहीं जा रहा है, वसीम जूनियर है वो भी स्टैब्लिश हो चुका है टीम के अंदर, आपकी नसीम शाह है। तो ठीक है, बॉलिंग में फिर आप कह सकते हैं कि यार एक एक करके दो दो करके आप इंडक्ट करते रहते हैं ताकि आपको रोटेशन पॉलिसी इन चीज़ों पर चलते हैं, लेकिन बैटिंग की मंतक समझ नहीं आई। अभी अगर प्लेयर्स में हम जाएँ तो अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर इस सीरीज़ में कुछ जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं कर सके, तो इनको कैसे देखते हैं, इनका रोल 2020 में और फिर इनका फ्यूचर आगे यहाँ से? देखिए, अब्दुल्ला को अगर आप याद हैं तो डेब्यू उसका पाकिस्तान से हुआ था, T20 में ही हुआ था। उस टाइम मिस बात है, और उस टाइम आई रिमेंबर के मैं सिलेक्शन कमेटी में था और मैंने उसको बड़ा खुल के अपोज किया था कि T20 में नहीं, ये तगड़ा प्लेयर है, इसको हम लॉन्गर फॉर्मेट में डालते हैं। पर एनीवेज वो खेल गया और उसके बाद उसका कैरियर लग रहा था कि वहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर जब सिलेक्शन कमेटी बदली, जब मैं आया तो उसमें हमने यही डिसाइड किया था कि इसको हम वाइट बॉल से हटा के T20 से हमने टेस्ट क्रिकेट में इसको लेके आए और इट डिड वंडर्स। उसने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी और उसके बाद जो वाइट बॉल का फॉर्मेट उसको सूट करता था वो वनडे का था। अब आपने किया क्या कि उसको वनडे से निकाल दिया और आपने T20 में रख लिया। तो आई एम अफ्रेड के T20 में मतलब वो हो सकता है इस्टेब्लिश, लेकिन इट्स टू अर्ली। एकदम से उसको आप 2-3 परफॉर्मेंसेस के बाद आपने डाल दिया है पाकिस्तान टीम के अंदर। अब रेड बॉल की परफॉर्मेंस उसकी अगर इफेक्ट होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आपको इस तरह डिटेल्स में जाना होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है। वाज इट टू अर्ली फॉर तैयब ताहिर? यार तैयब देखें, जितने भी ये प्लेयर्स थे ऑब्वियसली ये पिछले 3 साल की प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं, क्योंकि इनको मुझे पता है कि किस तरीके से इनको पहली टीमों में डलवाया था, क्योंकि पुराने सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम यही था कि नए लड़कों को चांस ही नहीं मिलता था डोमेस्टिक के अंदर, चाहे वो साइम अयूब थे, चाहे वो अबरार थे, चाहे वो सऊद शकील थे, ये वसीम जूनियर, जितने भी ये लड़के थे ये तो नीचे डिस्ट्रिक्ट में ही फारग कर दिए जाते थे। तो इन पे काफ़ी वर्किंग हुई थी, इनकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई, फिर इनको फर्स्ट क्लास की टीमों के अंदर डाला गया और 2 साल इनको लगे। और कुछ लड़के जो तैयार हुए वो खेले, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। और कुछ लड़के ऐसे हैं कि जिनको भी और टाइम चाहिए। तैयब ताहिर इज़ वन ऑफ दोज के आई थिंक उसको थोड़ा सा और टाइम चाहिए। नो डाउट कि वो वंडरफुल प्लेयर है, उसने परफॉर्म भी किया पिछले साल डोमेस्टिक के अंदर भी, लेकिन उस तरह का प्लेयर है कि आप इसको ठीक है यार इसको 1-2 साल अंदर खेलने दें डोमेस्टिक और पक्का हो जाए, फिर आप इंटरनेशनल में लेके आओ। और इसी तरह आप साइम अयूब का भी यही मैं कहूँगा। सही। अच्छा, अब इमाद वसीम पे आते हैं। PSL बड़ा ज़बरदस्त खेले, उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी थी, यहाँ पर भी उन्होंने एक 50 भी की। आज भी थोड़ा सा मतलब नज़र आई बैटिंग वाली साइड उनकी स्ट्रेंथ, लेकिन जो बॉलिंग उन्होंने पहले मैच में 4 ओवर कराए, फिर उसके बाद दोबारा वो 4 ओवर्स कंप्लीट नहीं कर सके, ना दूसरे मैच में ना आज भी, और आज थोड़े ऑफ कलर भी नज़र आए। तो अब इमाद वसीम बैटिंग कैसे इसको देखते हैं, मतलब ऑलराउंडर के तौर पे कैसे देख रहे हैं? आगे वनडे का वर्ल्ड कप आ रहा है, कहाँ फिट इन होता है,
तो इसको अगर हम कंपैरिजन करें हमारे जो दूसरे लेफ्टिनेंट हमारे हैं नवाज़ उनके साथ, तो ये वर्ल्ड कप के लिए देखिए फिलहाल इंडिया में कंपैरिजन तो उस तरह तो बनता नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि नवाज़ आपका मैच विनर है पाकिस्तान टीम के अंदर। अगर आप देखते हैं कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर उसके मैन ऑफ द मैच उठा के आप देख लें कि उसने बैटिंग में भी बॉलिंग में आपको मैचेस जिताए हैं। उसको बाहर बिठा के आप दोबारा से इमाद को लेके आए हैं। इमाद डेफिनेटली उसने बैटिंग बहुत ही इंप्रूव की है इस PSL के अंदर हमने देखा है। बॉलिंग रिमेन्स इज प्रॉब्लम कि बॉलिंग में भी उस तरह नहीं है कि आप रिलाई कर लेंगे यार ये 4 ओवर अपने निकाल जाएगा, नया बॉल आपका फिर शायद वो बेहतर कर जाए। लेकिन जब आपके पास शाहीन मौजूद है, हारिस मौजूद है, नसीम शाह मौजूद है, आपको नया बॉल नहीं मिलेगा। अगर आपकी पूरी टीम खेलती है आपने मिडल ओवर्स ही करने होंगे, तो वहाँ पे फिर आपकी वो बॉलिंग की क्वालिटी देखी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न इट रिमेन्स फिटनेस वाला है कि परफॉर्मेंस के बावजूद अगर आप देखते हैं फिटनेस उनकी आपको इंटरनेशनल वाली फिटनेस नज़र नहीं आती। अगर बैटिंग में रनिंग बिटवीन द विकेट देख लें या आखिर में जब हिटों की ज़रूरत थी आप थक जाते हैं, आपसे हिटें नहीं लगती हैं, फिर बॉलिंग करने आप नहीं आते हैं, तो इंटरनेशनल की जो डिमांड है। और दूसरा इमाद देखें, अब हमारी UAE की जो कंडीशंस हैं उनके अंदर इमाद को हमेशा मैं रेट करता था। ही वॉज नो वेयर इन द टीम। जब पिछला हमारा वर्ल्ड कप था, जैसे ही वो वर्ल्ड कप शिफ्ट हुआ UAE के अंदर, जो पहले वो इंडिया में था, फिर जब वो शिफ्ट हुआ तो आई ब्रॉट इमाद बैक इन द टीम कि यार यहाँ पे ही इज़ इफेक्टिव। तो आई थिंक खेल सकता है वो, एज अ बैट्समैन भी खेल सकता है, लेकिन उसको अपनी जो है फील्डिंग और अपनी फिटनेस जो है डेफिनेटली इसको इम्प्रूव करना सर बिग मैन बिग क्वेश्चन आजम खान क्या सर बनेगा? मतलब बड़ा इम्प्रेस करते हैं जब वो फ्रेंचाइजीज में खेल रहे होते हैं, जब नेशनल टीम में खेलते हैं। इज़ इट टू डू विद फिटनेस या फिर कोई साइकोलॉजिकल इशू है? प्रेशर ज़्यादा ले जाते हैं, पोटेंशियल भी है लेकिन मतलब वो अपने पोटेंशियल को उस तरह आउटपुट नज़र नहीं आ रहा वो चीज़ सर, बड़ा मायूसी मुश्किल, हाँ मुश्किल हो गया उसके लिए भी। एक चीज़ तो देखिए आपको समझने की ज़रूरत है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट से ही आपको सारा कुछ मिल रहा है ना, तो इंडिया ये सारे वर्ल्ड कप जीता हुआ होता, क्योंकि IPL जितनी बड़ी उनकी लीग है, इतनी परफॉर्मर्स आपको वहाँ नज़र आते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल टीम बनती है, इंटरनेशनल गेम्स के अंदर आपका वो डिफरेंट एक माइंडसेट होता है, आपके डिफरेंट एक प्रेशर होता है। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि PSL की टीम, ये पाकिस्तान टीम थोड़ी थी आपने PSL की टीम उठा के वहाँ पे भेज दी है। तो इस तरह थोड़ा ही आपने इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस को आपने रिगार्ड करना होता है कि आपकी अगर नवाज़ की इंटरनेशनल परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं और उसकी PSL की परफॉर्मेंस देखते हैं, आपको फ़र्क नज़र आता है। आपने क्या किया, उसको पीछे कर दिया जस्ट बिकॉज उसकी PSL अच्छी नहीं गई है। भाई वो इंटरनेशनल को आप इंटरनेशनल से देखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट कम्प्लीटली उनकी डिफरेंट डिमांड्स हैं, वहाँ पोजीशंस और बड़ा फ़र्क होता है सर। वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको कोई वीक लिंक नज़र नहीं आते हैं। फ्रेंचाइज जितनी मर्जी बड़ी लीग हो, उसके अंदर आपको एक माठा बॉलर भी नज़र आएगा, 1-2 बॉलर ऐसे नज़र आ जाएंगे, वो बैट्समैन भी हल्के नज़र आ जाएंगे। इंटरनेशनल में आपको इस तरह नज़र नहीं आता। सर शादाब खान, मतलब आपको पता है कि बड़ा हाईली रेट किया जाता है उन्हें, एज कैप्टन भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी वो परफॉर्म करते रहे, लेकिन एज कैप्टन कैसे देखते हैं सीरीज़ के बाद, ये उनकी पहली सीरीज़? यार इस सीरीज़ के अंदर टू बी ऑनेस्ट मैं किसी चीज़ को भी जज नहीं करूँगा, ये ना किसी की कप्तानी को और ना ही जो सीनियर्स की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, क्योंकि आपने इन्वायरमेंट इतना वो ख़राब कर दी है ना। आपको लगता है कि शादाब खुश होगा कि आपको बाबर को या उसको अगेंस्ट देयर विल आपने बाहर बिठा दिया, आपने उनको रेस्ट करवा दिया। एक चीज़ें अफेक्ट करती हैं सर, वो तो है, लेकिन एक चीज़ सर जो मुझे कंसिस्टेंट लगी विद PSL और इस टीम में कि क्योंकि शादाब खेलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक फिक्स मॉडल है, दे बिलीव इन ओनली बैटिंग, मतलब बैटिंग को स्ट्रेंथन करते जाएं, दबा के रन्स हों, दबा के रन्स चेस करें इस पे। अच्छा, वो उसका रिजल्ट सच्ची बात है कि अब एनालाइज करें तो पिछले 5 PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड खुद भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, वो फाइनल नहीं खेली अभी तक पिछले 5 में। तो वो मॉडल तो PSL में भी नहीं चला, वो मॉडल हमने यहाँ देखा, यहाँ भी मुझे लगता है थोड़ा मतलब पिट गया शायद। तो हमें एक बड़ी बैलेंस टीम ही शायद लेके चलनी पड़ेगी, जहाँ पर ऑलराउंडर्स भी हो, बैटिंग भी हो, बॉलिंग भी हो। सिर्फ और सिर्फ आप 1 डायमेंशनल क्रिकेट से टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते। फिर मैं वही कहूँगा इसको, देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो चीज़ आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में कामयाब होती है या एक आपका एक बन जाता है फार्मूला, नॉट नेसेसरली वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका चलेगा। और इसी तरह जो इंटरनेशनल क्रिकेट के फार्मूले हैं वो आपके इस क्रिकेट में नहीं चलते, फ्रेंचाइज क्रिकेट में नहीं चलते। फिर मैं कहूँगा कि हमें वही फिर एक्सपेरिमेंट या वो है ना, हम तो वो ताजमहल को तोड़ के उसको दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इतनी एक ज़बरदस्त यंग टीम बनी हुई है जो सारे एरियाज़ आपकी कवर कर रही है, आप उसको तोड़ फोड़ के उसको पता नहीं क्या नया वो बनाना चाह रहे हैं। बस फिर बात वही ना हेडलाइन लगाने के लिए, तो हेडलाइनें तो लगा ली माशाल्लाह। कुछ लोग ना इसको
पिंडी की पिच के साथ भी कोरिलेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिंडी की पिच पे जब आप खिलाते हैं तो बड़ी गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं कि बड़ा बैटिंग टैलेंट है, बड़ा ज़बरदस्त है, तो उस फिर शारजा की पिच और पिंडी की पिच में बड़ा फ़र्क है। तो देखिए ये मैंने जब ये मैचेस हो रहे थे PSL के ना, तो उन दिनों जब मेरे शो चल रहे थे उस पर ग्रास रूट क्रिकेट पे, मैंने यही बात की थी वहाँ पे भी कि इस पिच के ऊपर और इस क्रिकेट के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जो है ना सिलेक्शन वाली टोपी जब आप पहनेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको वो धोखा दे जाएंगी कि यार ये तो बड़े रन्स कर रहा है, ये बड़े छक्के मार रहा है, तो वो कंपैरिजन तो बनता नहीं था। आपको रियलिस्टिकली आपको वो चीज़ें देखनी होती हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं, अरुण भाई अभी तक तो कहीं नज़र नहीं वो आ रहे हैं ना, वो अब मैं क्या बोलूँ, मेरे उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था कोई 30 साल पहले, अफरीदी को सिलेक्ट किया था, रज़ाक को किया था, अंडर 19 की बात कर रहा हूँ, 30 साल, हाँ 30 साल तो हो गए, सकलैन भाई को भी किया, सकलैन भाई उनके को दामाद भी को भी किया, किया। शहद बकार यूनुस को भी किया, सबको किया है, और वो सारों को हटा के दोबारा से RBC आ गए हैं। लेकिन वो जिस काम के लिए ना, देखें कि आपको कहीं पे वो नज़र नहीं आ रहे हैं, सेकंड थर्ड उनका नाम शायद ही नज़र आ जाए, लेकिन वो खुद आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। और उन पे तो इतना वो एतमाद है कि उनको अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने देते, साथ बैठे होते हैं कि गलत नाम ना पढ़ दें वो उनका। तो मैं क्या करूँ, सॉरी अरुण भाई, बट दैट्स हाउ इट गोस आई थिंक। सर चले एक ज़बरदस्त जो पॉजिटिव चीज़ है, एक तो एहसानुल्लाह, क्या सर कैसे देखते हैं फ्यूचर इनका पाकिस्तान के लिए? सर एहसानुल्लाह तो आप कह सकते हैं कि अगर इस साल आप डोमेस्टिक या फाइंड आप कह सकते हैं, लेकिन अब बहुत से लोग वो क्रेडिट लेने के चक्कर में जी कि फ़लानी फ्रेंचाइज ने पिक कर लिया, फ़लाना प्रोग्राम कोई हुआ था उसके अंदर वो पिक हुआ, तो उसके अंदर जो किट पहनी हुई जालमा वही देख लो कि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था। वो जब वो पिक हुआ था, आपने जब उसको पिक किया था, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था। एक तो बड़ा ये है ना कि अंडर 19 से लड़के आते हैं, 16 से आते हैं, तो फ्रेंचाइजीज़ को पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ है क्रेडिट लेने का, जी हमारी दरियाफ्त है, ज़मान खान हमारी दरियाफ्त है, वो अंडर 16 खेलता हुआ है यार, सिस्टम का वो प्लेयर है, आपने कहाँ से ढूंढ लिया उसको। तो एक तो ये मतलब फैशन हो गया वो क्रेडिट लेने वाला। तो एहसानुल्लाह आई थिंक ब्राइट फ्यूचर है। और लेकिन अब यहाँ पे जिस तरह इस सीरीज़ के अंदर हमें एहसानुल्लाह नज़र आया, ये मेड द डिफरेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये मैचेस जीते हुए थे आपने, एहसान के साथ एक आध ओवर हमारा कोई सीनियर खेल रहा होता, या बैटिंग के अंदर बाबर आपका होता, या बाबर एहसानुल्लाह को खिला रहा होता, तो फिर देखते कि एहसान आगे चल के कितना आपके और ज़्यादा काम आ सकता था। और दूसरा फिर मैं कहूँगा कि व्हेन यू पार्ट ऑफ अ विनिंग टीम, वो आपकी डेवलपमेंट जल्दी होती है। लेकिन अगर हारी हुई टीम में आप जिस तरीके से ये सीरीज़ आप हारे हैं, जितनी मर्जी आपकी परफॉर्मेंस हुई भी हो, तो सारे आपकी तरफ ऐसे ही देखेंगे यार अफगानिस्तान से हार के ये आ गए हैं। लेकिन इसमें कसूर बच्चों का थोड़ा ही, ये तो खिलाने वालों का, जिनकी सोच वो तो ठीक हो नहीं, अगर ठीक तो किसी को समझ नहीं आई कि उन्हें किया क्या है।